को आप चेंज नहीं करेंगे और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर चलता रहा तो ये ना सिर्फ आपकी बैटरीज को ख़राब कर देगा बल्कि आपका वापडा का बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये हर वक्त वापडा को यूटिलाइज करता रहता है और वापडा से लोड भी लाता रहता है और चार्जिंग भी वापडा के ऊपर चलाए रखता है। इसलिए फ़ौरन इसकी सेटिंग को चेंज करें, अदरवाइज़ आपका वापडा का बिल बहुत करके रखें। इसके बाद ये सेटिंग में एंटर हो जाएगा और फर्स्ट स्क्रीन जो है आपको 00 नज़र आएगी। GOE जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, GOH अगर आपने सेलेक्ट किया तो ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, यानी जितनी भी सेटिंग है वो इसकी रीसेट हो जाएगी। इसको आपने चेंज नहीं करना। आप 01 पे जाएंगे एरो की को प्रेस करने के बाद, यहाँ पे आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग है। यहाँ पे 4 किस्म के मोड हैं, USB, SUB, SBU और MKS। यहाँ पर अगर आपने USB को सिलेक्ट कर लिया तो फिर ये फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर यूटिलिटी को यूटिलाइज करता रहेगा और सोलर को सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन के तौर पर यूज़ करेगा। इसके बाद है SUB, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो सारा दिन सोलर चलेगा और शाम को आपका जो लोड है वो टोटली यूटिलिटी के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यूटिलिटी ही रात को यूज़ होगी और बैटरी थर्ड ऑप्शन के तौर पर यानी कि सिर्फ और सिर्फ लोड शेडिंग में यूज़ होगी। अगर आप SBU मोड को सिलेक्ट करते हैं तो सारा दिन सोलर से लोड चलेगा और बैटरी भी सोलर से चार्ज होगी और बैटरी जो है शाम को जब सोलर नहीं होगा तब बैटरी यूटिलाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी और बैटरी उस लेवल तक यूटिलाइज होती रहेगी जो आपने सेटिंग 12 नंबर और 13 नंबर में रखी हुई है। SUB और SBU मोड्स के ऊपर ये इन्वर्टर बैटरी के साथ शेयरिंग करता है। अगर आप MKS प्रायोरिटी को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर ये बैटरी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा, तो फिर जो एक्स्ट्रा लोड आप डालेंगे वो शेयरिंग वापडा के साथ करेगा, यानी ग्रिड के साथ इसकी शेयरिंग हो जाएगी। तो किसी भी अच्छे इन्वर्टर की तरह इसमें भी MKS मोड दिया गया है, यानी कि दिन के टाइम ये सोलर पे लोड भी चलाएगा और बैटरियां भी चार्ज करेगा। अगर आपने सोलर की कैपेसिटी से ज़्यादा इसके ऊपर लोड डाल दिया तो फिर ये ग्रिड से शेयरिंग स्टार्ट कर देगा। सेकंड नंबर पे है मैक्सिमम चार्जिंग करंट। यहाँ पे आपने टोटल चार्जिंग करंट रखना है, यानी कि टोटल सोलर का प्लस वापडा का चार्जिंग करंट कितना आपने यहाँ पे सेट करना है। अगर आप 100 एम्पेयर आवर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसको 20 सेलेक्ट करना है। अगर आप 200 एम्पेयर आवर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे 30 सेलेक्ट करना है। अभी आती है AC इनपुट वोल्टेज रेंज। अगर आप PC यूज़ कर रहे हैं या फिर आपका लोड इंडक्टिव टाइप है तो फिर आपने UPS सेलेक्ट करना है। अगर आपके एरिया में वोल्टेज लो का प्रॉब्लम रहता है तो फिर आपने EPL को यूज़ करना है ताकि आपकी जो यूटिलिटी है वापडा है उसकी सप्लाई चलती रहे। और APL में ये होता है कि इसमें एक टाइम इंटरवल होता है, ये वाइड रेंज है, इसमें वोल्टेज रेंज भी है 90 to 280, जबकि इसमें एक टाइम इंटरवल जो है 20 मिली सेकंड का होता है और UPS में पावर शिफ्टिंग का जो टाइम इंटरवल है वो 10 मिली सेकंड का होता है। नंबर पे है बैटरी टाइप। यहाँ से आपने AGN और FLD कोई सिलेक्ट नहीं करनी, बल्कि आपने यूज़र डिफाइन करनी है। आपने बैटरी के पैरामीटर सेल्फ डिफाइन करने हैं, इसलिए आपने USC को सिलेक्ट करना है। अगर आप लिथियम टाइप बैटरी यूज़ कर रहे हैं फिर LIB को सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 नंबर और 7 नंबर पे है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड एंड ओवर टेम्परेचर अकर्स। इसको हमेशा आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी रीस्टार्ट डिसेबल के ऊपर ही रखना है, LFD और EFD पे रखना है, इसको कभी भी इनेबल नहीं करना। जो लोग इसको इनेबल रखते हैं उनके इन्वर्टर्स अक्सर जल जाते हैं, क्योंकि जब ओवरलोड होता है या ओवर टेम्परेचर होता है, इन एनी केस आपका इन्वर्टर खुद ब खुद रीस्टार्ट होने की कोशिश करता है। इसी कोशिश की वजह से जब 3-4 दफ़ा या इससे ज़्यादा बार वो कोशिश करता है तो फिर एक सर्ज हाई वोल्टेज की सर्ज प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इन्वर्टर जल जाता है। नंबर 9 पे आपने 50 साइकिल फ्रीक्वेंसी रखनी है और 10 पे रखना है आपने वोल्टेज। इन्वर्टर के जो आउटपुट वोल्टेज हैं 230 सेलेक्ट करने हैं और 11 के ऊपर आपने मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट यानी कि वापडा की चार्जिंग का करंट सेट करना है कि वापडा कितने एम्पेयर से आपकी बैटरियों को चार्ज करवाए। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि एम्पेयर्स मिनिमम रखे जाएँ। आप कोशिश करें 2 एम्पेयर रखें, चाहे जो भी टाइप की आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है तो फिर आप इसको 10 एम्पेयर या फिर 20 एम्पेयर भी सेट कर सकते हैं। तो अगर आप 100 एम्पेयर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको आप 10 एम्पेयर रखें। अगर आप इससे बड़े साइज़ की बैटरी भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी कोशिश करें कि इसको 10 एम्पेयर ही सेट करें। अगर आपको चाहिए कि बैटरी जल्दी चार्ज हो तो फिर आप इसको 20 एम्पेयर भी सेट कर सकते हैं। 12 नंबर पे है कट ऑफ डिस्चार्जिंग वोल्टेज, यानी कि आप अगर SBU मोड आपने सेलेक्ट किया हुआ है नंबर 1 पे तो फिर आपने कितने वोल्टेज तक बैटरी डिस्चार्ज करवानी है ताकि उस लेवल तक बैटरी डिस्चार्ज हो, उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज ना हो और वापस ऊपर आपका सारा लोड शिफ्ट हो जाए और वापडा से ही बैटरी की चार्जिंग अगेन स्टार्ट हो जाए। तो पे इसको सेट करना है। आप जो है इसको इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी 46 पे ही रहने दें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद 13 नंबर को आपने FUL पे सिलेक्ट करना है, यानी कि ये है फुल चार्जिंग की सेटिंग, या फिर जितने आप यहाँ पे वोल्टेज सेट करेंगे उतने वोल्ट तक बैटरी चार्ज होगी।
और चार्ज उतने वोल्ट तक चार्ज होने के बाद ये दोबारा से आपको स्टार्ट कर देगा बैटरी को यूज़ करना, और बैटरी को उस लेवल तक यूज़ करेगा जो आपने 12 नंबर पे सेट की है। 12 नंबर सेटिंग है स्टॉप चार्जिंग द बैटरीज, यानी कि कितने वोल्ट पे बैटरी चार्जिंग स्टॉप हो। ना सिर्फ बैटरी चार्जिंग स्टॉप हो बल्कि आपका जो भी लोड है वो सारे का सारा लोड बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाए और वापडा को यूज़ करना ये बंद कर दे। ये इस चीज़ की सेटिंग है। इसके बाद है चार्ज सोर्स प्रायोरिटी, यानी कि आपने चार्जर किस चीज़ से बैटरी चार्जिंग करवानी है, यहाँ पे आपने उस चार्जर को सिलेक्ट करना है जो प्रायोरिटी पे हो, यानी कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपने सोलर रखनी है, इसलिए आप इसको CSO रखें। यहाँ पर अगर आप SNU रखेंगे तो सोलर एंड यूटिलिटी दोनों मिलके ही दिन के टाइम चार्ज करवा रहे होते हैं। ये देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू में SNU है, लेकिन SNU हमने सेलेक्ट नहीं करना, अदरवाइज़ बैटरी को डबल एम्पेयर मिलते हैं और बैटरी ख़राब भी होती है और जो है ये वापडा को यूटिलाइज़ करता रहता है दिन के टाइम भी, फिर आपको इन्वर्टर लगवाने का सोलर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा अगर OSO को सिलेक्ट करेंगे तो दिन को सिर्फ सोलर से चार्जिंग होगी, रात को किसी भी सोर्स से चार्जिंग नहीं होगी, यानी वापडा से टोटली कट ऑफ हो जाएगी चार्जिंग। इसके बाद 18 नंबर पर है, यहाँ पर आप अलार्म को ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। इसके बाद 19 नंबर पर है रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन, यानी कि ESP डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही स्क्रीन के ऊपर लेटेस्ट स्क्रीन के ऊपर स्टे करे तो फिर आपने यहाँ से FEP को सिलेक्ट कर लेना है। 20 नंबर से आप इन्वर्टर की बैक लाइट को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। 22 पे है जब आपकी वापडा सिस्टम में इन होती है या ऑफ होती है तो फिर एक लंबी बीप आपको सुनाई देती है, ये यहाँ से आप इस अलार्म को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। और इसके बाद 23 पे है अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है तो आप चाहते हैं कि ये वापडा के ऊपर बाईपास हो जाए तो फिर यहाँ से इसको अनेबल कर दें, अदरवाइज इसको डिसेबल ही रहने दें। और 25 पे है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, यानी आप चाहते हैं कि ये इसके अंदर आने वाले फॉल्ट्स को रिकॉर्ड करता रहे तो फिर FEN सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज इसको FDS कर दें। इसके बाद 26 नंबर की सेटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये बैटरी वोल्टेज की सेटिंग है। यहाँ से बल्क चार्जिंग वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप सिंपल लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको 56.4 के ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं, किसी भी कंपनी की ट्यूबलर बैटरी है तो फिर आपने यहाँ पर 58.4 वोल्टेज सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर आप डीप साइकिल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर 57.4 वोल्टेज सेलेक्ट कर लेने हैं। ये कट ऑफ चार्जिंग के वोल्टेज हैं। आपने एवरी काइंड ऑफ बैटरी के लिए इसको 54.0 सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जब आपकी बैटरी मुकम्मल चार्ज हो जाएगी तो अपने फ्लोट लेवल के ऊपर आ जाएगी। 29 पे है लो DC कट ऑफ वोल्टेज, ये आपने मिनिमम वैल्यू जो 40 वोल्ट की है वो सिलेक्ट कर लेनी है ताकि आपको मैक्सिमम बैकअप मिल सके। अगर आप न्यू बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको डिसेबल ही रहने दें, 30 नंबर पे जो EDS रहने दें। अगर आप पुरानी बैटरी यूज़ कर रहे हैं और बैकअप का इशू आ रहा है तो फिर यहाँ से इक्वलाइजेशन को EEN यानी ऑन करवा लें ताकि आपको बैकअप मिल सके और बैटरी की ग्रेविटी भी पूरी हो सके। और इसके फिर वोल्टेज भी सेट करने पड़ते हैं। 31 पे आपने यहाँ पे वोल्टेज वो सेट करने हैं जो आपने 26 पे रखे थे उसमें +1 कर देना है। जो भी वोल्टेज आपने वैल्यू 26 के ऊपर बल्क चार्ज वोल्टेज की सेटिंग की है उससे आपने 1 वोल्ट प्लस करके यहाँ पे वोल्टेज सेट कर देने। इसके बाद 33, 34 और 35 पे इसमें इक्वलाइजेशन का टाइम है, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ही रहने दें। इसके बाद 36 पे अगर आप चाहते हैं कि आप इमीडिएटली इक्वलाइजेशन को अनेबल करवाना चाहते हैं तो फिर AEN को सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज ADS ही रहने दें। इक्वलाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो स्क्रीन के ऊपर E9 का डिस्प्ले आ जाता है। 37 पे है ग्रिड टाई ऑपरेशन, अगर आपने नेट मीटरिंग यूज़ नहीं की हुई तो फिर इसको ऑफ रहने दें। अगर आप नेट मीटरिंग यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ से HYD सेलेक्ट कर लें ताकि आपका सोलर जो है रिवर्स फीडिंग स्टार्ट कर दे। 38 पे है ग्रिड टाई करंट, यहाँ से ग्रिड को फीड होने वाला करंट आप कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। LED पैटर्न लाइट 39 पे है, यहाँ से लाइट ऑन ऑफ होती है। इसके बाद ड्यूल आउटपुट की सेटिंग है, यहाँ से आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है डिसेबल है, इसको आपने अगर यूज़ करना है तो फिर यहाँ से यूज़ सेलेक्ट कर लें L20। इसके बाद 42 है, 42 पे आपने एंटर करना है जो आपकी ड्यूल आउटपुट की वोल्टेज हैं, इसको आप मैक्सिमम यानी 46 के ऊपर रखें ताकि 46 के ऊपर ये कट ऑफ करवा सके। पर इन्वर्टर में आने वाले डिफरेंट फॉल्ट कोड्स के रेफरेंस कोड्स दिए गए हैं, यहाँ से आप कोई भी फॉल्ट ट्रेस करके उसकी